नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, मी सुवर्णा राजपूत. माझ्या सहज शिकूया मराठी या YouTube चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं स्वागत करत आहे. काल आपण इयत्ता दुसरीचा एक धडा पाहिला. आज आपण इयत्ता 8वीचा मी चित्रकार कसा झालो हा धडा शिकणार आहोत. जसं मी कालही तुम्हाला सांगितलं, की मराठीच्या तासाला मराठीमध्येच बोललं पाहिजे हा नियम आहे. पण आपल्या अनेक इंग्रजी मीडियमच्या शाळेमध्ये हिंदी भाषिक मुलंही असतात. त्यांना समजण्यासाठी मी हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी या तिन्ही भाषांचा वापर करून स्पष्टीकरण देणार आहे. तर आपण सरळ जाऊया आपल्या धड्याकडे. मी चित्रकार कसा झालो? धडा शिकण्याआधी आपण लेखकांचा परिचय करून घेऊया. लेखक आहेत ल.म. कडू. हे प्रसिद्ध मराठी लेखक आणि चित्रकार आहेत. त्यांची बालसाहित्याची सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत. त्यांची झाड हे लहान मुलांसाठी असलेले द्विभाषिक पुस्तक, द्विभाषिक म्हणजे 2 भाषांमधले पुस्तक. खारीचा वाटा हा कथासंग्रह, जॉर्ज कार्वर हे चरित्र, रावीचा मोर हे बालसाहित्य इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. त्यांना 2017 साली खारीचा वाटा या पुस्तकासाठी साहित्य अकादमीचा बालसाहित्य पुरस्कार व 2014 साली महाराष्ट्र शासनातर्फे उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा साने गुरुजी पुरस्कार मिळालेला आहे. शेवगाव अहमदनगर येथील जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद सुद्धा त्यांनी भूषवले होते. आता लेखकाने आपल्या या पाठामध्ये लेखक चित्रकार पण आहेत. तर ते चित्रकार कसे झाले याच्याबद्दलच्या त्यांनी काही गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. ये जो हमारे राइटर है वो एक चित्रकार भी है. तो किस तरह से चित्रकार बने, इनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन लोगों ने हमारे साथ शेअर किया है. निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्याला आपल्या उपजत कला शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात हे लेखकाने स्वानुभवातून या पाठात सांगितले. निसर्ग यानी कि नेचर, नेचर यानी कि हम देखते हैं ना हमारे आजू-बाजू में सब झाड़ी, पशु, पक्षी, पंछी ये सब जो होते हैं इसे हम नेचर बोलते हैं। नेचर के सानिध्य में यानी नेचर हमारे आसपास रहता है या फिर हम नेचर के साथ में रहते हैं, तब हमें हमारे अंदर जो कुछ क्रिएटिविटी है, हर एक बच्चे के अंदर जितने हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो कला, कुछ ना कुछ तो आर्ट होता है। सिर्फ हमें वो ढूँढना पड़ता है, वो हमें जानना पड़ता है कि हमारे अंदर ये आर्ट है। और जब हम नेचर के साथ रहते हैं तो हमें उपजत यानी कि अपने आप ही हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो आर्ट है वो हमें मिल जाती है। उसे ढूँढने के हमें अनेक रास्ते मिल जाते हैं और कैसे मिलते हैं यही राइटर ने इस लेसन में हमें बताया है। स्वानुभव यानी उनके खुद के अनुभव में से उन्होंने ये बताया है। मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं आणि पाहिलं हे तुम्हाला मी सांगणार आहे. आपके इतने जब छोटे बच्चे थे राइटर भी, तब उन्होंने कैसे-कैसे अनुभव लिए हैं, वो हमें बताने वाले हैं. प्रथम निसर्ग. आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही. त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्या फायद्याचं आहे. निसर्गातून आपलं पालन-पोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो. निसर्ग धुंडाळत राहा, तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा आपसुकच सापडतील. सच्ची बात बोली है राइटर ने इसके अंदर. पहले है निसर्ग के बारे में, निसर्ग नेचर के बारे में हमें जानना है. नेचर को हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं क्योंकि नेचर तो हमारा पालन पोषण जो है, हमारे हर एक जरूरत की जो चीजें हमें नेचर में से मिलती है, हमारे खाने की चीजें हो या जिस चीज से हम हवा, जो हमें जिसके बिना हम थोड़ी से पल भी नहीं रह सकते, हमारे सांस लेने के लिए जो हवा हमें चाहिए वो भी हमें नेचर में से मिलती है, यानी कि नेचर ही हमारा पालन पोषण करती है. तो इस नेचर के अगेंस्ट, विरोध में यानी अगेंस्ट जाके हम लोग कभी सुखी नहीं रह सकते. नेचर ने हमें जैसे रखा है उसी तरह से अगर हम लोग रहते गए तो हम खुश रह सकते हैं. और इसका आजकल की हम जो देखते हैं लॉकडाउन है, घर में बंद है, कोरोना है, ये सब किस वजह से हुआ है? हम लोगों ने निसर्ग के अगेंस्ट गए हैं. इस वजह से इन सारी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ रहा है. तो लेखक क्या बोलता है कि हम निसर्ग के अंदर अगर हम रहे तो नाना नाना यानी कि अलग-अलग तरह की कलाएँ, नाना यानी कि अलग-अलग टाइप की कला, अलग-अलग टाइप की जो कोई आर्ट है वो हमें निसर्ग में से सीखने को मिलती है. जैसे निसर्ग ढूंढाळत रहा, निसर्ग को ढूंढाना यानी कि ढूंढो, नेचर में आप लोग ढूंढो, आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा. जैसे हम लोग कहीं गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे अलग-अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, अलग-अलग कलर्स के फूल होते हैं, ग्रास होती है. हम लोग अगर ग्रास पे बैठे तो वहाँ पे छोटे-छोटे कीड़े हमें चलते हुए दिखते हैं. कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या हो ना हमारा मन वो कीड़े की तरफ जाता है. ये कैसे चल रहा है? ये कुछ खा रहा है क्या? ये अभी उड़ेगा क्या? कुछ 1-2 मिनट के लिए क्यों ना हो हम लोग देखने लग जाते हैं। यानी कि निसर्ग में से कुछ ना कुछ नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती है।
सर्जन यानी कि नया नया कुछ करने का, क्रिएटिविटी करने के वाटा यानी की रस्ते हमें अपने आप मिळते जाते हैं. आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो. माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं. लेखक अभी अब उनकी खुद की स्टोरी हमें सुना रहे. उनका प्राथमिक शिक्षण यानी कि प्राइमरी एजुकेशन एक छोटे से गाँव में हुआ. हं. अभी लेखक का गाँव कैसा था वो हम देखेंगे. माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं. निसर्गरम्य यानी हर नेचर से भरा हुआ, बहुत सारी झाड़ी है थी वहाँ पे, नदी था और सुसंस्कृत यानी कि वेल कल्चर. हम लोग ना जाते हैं ना गाँव में वगैरह जाते हैं तो वहाँ के लोगों का रहन-सहन, उनकी बोलने की स्टाइल, उनकी बोलने की भाषा थोड़ी अलग तरह की होती है. गाँव का कल्चर थोड़ा अलग होता है. उसी तरह लेखक के भी गाँव एक निसर्गरम्य और सुसंस्कृत था. घनदाट जंगल, दुथडी भरून वाहणारी नदी, निळे डोंगर, हिरवी रानं, अवघा आनंदी आनंद. कितने सुंदर गाँव होगा देखो हम लोगों ने सोचा भी तो घनदाट जंगल यानी कि बहुत बड़े-बड़े झाड़ी वाले जंगल, घनदाट यानी बहुत बड़ी-बड़ी झाड़ी जिसमें होती है ऐसे जंगल थे. दूथड़ी यानी दोनों किनारों पे से पानी बहने वाली नदी. आजकल हम लोगों को नदी तो देखने को मिलती है, पर वो नदी सूखी होती है. पत्थर नदी के अंदर के जो है वो हमें दिखने लग जाते हैं. बहुत सारा पानी अभी आजकल नदी में हमें दिखने को नहीं मिलता है. पर लेखक के गाँव की नदी में बहुत सारा पानी था. दूथड़ी यानी दोनों किनारों से वो बह रही थी. निळे डोंगर, नीले-नीले कलर के वहाँ पे डोंगर, पहाड़ थे छोटे-छोटे. हिरवी रानं, हरे-हरे रान यानी कि जंगल, हरे-हरे पेड़ वहाँ पे थे. होगा आनंदी आनंद और ऐसे वातावरण में, ऐसे एटमॉस्फेयर में उसको सब खुशी-खुशी मिलती है. ऐसे इसमें अगर हम लोग पिकनिक को वगैरह भी जाए तो हमें कैसे खुशी मिलती है ना, ऐसे वातावरण में लेखक रहते थे. अशा वातावरणात माणसातील सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच. ऐसे वातावरण में, ऐसे एटमॉस्फेयर में हमें कुछ नई-नई बातें हमारे दिमाग में नहीं आई, क्रिएटिविटी कुछ नहीं आई, तो फिर नवल है, यानी तो फिर हम लोग कुछ अलग है. हाँ, हम नॉर्मल इंसान नहीं है. क्योंकि ऐसे वातावरण में कुछ ना कुछ नई चीजें तो हमारे दिमाग में आती ही है. माझा एक मित्र होता. आम्हाला खूप वाटायचं, की आपण चित्र काढावीत. पण काय करणार? आमच्याकडे कसलीच साधनं नव्हती. एक लेखक और उनका एक दोस्त था. इन लोगों को बहुत लगता था कि हमें चित्र यानी कि ड्राइंग निकालनी चाहिए. पर उनके पास किसी तरह की साधना यानी कि जो ड्राइंग के लिए सामान लगता है, जैसे पेंसिल, रंग, ब्रश, ये उनके पास नहीं था. पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, साधा कागद सुद्धा नव्हता. अभ्यासाची एकच वही. मतलब लेखक की परिस्थिति कैसी थी उस टाइम में कि एक पेज भी उनके पास नहीं था. पढ़ाई करने के लिए सिर्फ एक ही नोटबुक थी. पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल आणि तिचे तुकडे झाले तर सांभाळून वापरावी लागायची. पाटी यानी कि जो स्लेट होती ना, अभी आजकल के बच्चों को तो दिखने को भी नहीं मिलती है. स्लेट के ऊपर लिखने के लिए एक पेन्सिल बस, वो टूट गई तो दूसरी पेन्सिल भी जल्दी नहीं मिलती थी. ऐसी परिस्थिती थी. शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता, की चित्र-बित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्यांना वात्रटपणा वाटायचा. और उस टाइम में कैसा था, ये ड्राइंग वगैरह निकालना ये जो सब था, वो टीचर लोगों को भी पसंद नहीं था और घर में जो लोग थे, पेरेंट्स को भी पसंद नहीं था. अभी आजकल के बच्चे अगर कोई अच्छे से ड्राइंग करते, तो पेरेंट्स तुरंत व्हाट्सएप पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, मेरे बच्चे ने कितनी अच्छी ड्राइंग की. पर उस टाइम पे ड्राइंग वगैरह करना, ये सब छिछोरापन ऐसा लगता था कि वात्रटपणा. ये कुछ सब जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों का ये काम है ड्राइंग वगैरह करना, ऐसे लगता था. वैशाख महिन्यातलं ऊन करपवून टाकणारं असायचं. वैशाख महीना, मराठी जो महीने होते चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ उसमें वैशाख महीना ये अप्रैल और मई में आता है. अभी अप्रैल और मई में कितनी धूप होती है, ये हम सबको पता है. इस टाइम में ऊन करपवून टाकणारं म्हणजे एकदम से बहुत गर्मी होने वाला धूप होती थी. आणि अशा वेळी आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो. ऐसे टाइम में सब बच्चे क्या करते थे गाँव के नदीच्या डोहात यानी कि नदी का जो पानी था, नदी के पानी में जाके लोग स्विमिंग करते थे, तैरते थे. अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊन बसायचं. और जब उनको पानी में ठंडी लगती थी, तो वापस से नदी के किनारे काठावर यानी कि किनारे पे आके बैठने का. काठालगत खूप खडक होते. पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत आणि सपाट झालेले, लांब रुंद पसरलेले. ये जो नदी के किनारे पे पत्थर थे, वो पत्थर से छोटे-छोटे पत्थर नहीं थे, बड़े-बड़े पत्थर थे. और उनके ऊपर पानी का प्रवाह प्रवाह जो पानी आता है वो बार-बार उसके ऊपर जाने से वो एकदम प्लेन हो गए थे, गुळगुळीत, सपाट ऐसे प्लेन हो गए थे और लांब रुंद बड़े-बड़े थे पत्थर से छोटे-छोटे पत्थर नहीं थे. आम्हाला तिथेच आमचा कॅनव्हास सापडला. कॅनव्हास यानी की
ड्राइंग करने के लिए जो पेपर यूज़ करते हैं, उसे कैनवस कहते हैं. तो इन बच्चों को उन पत्थरों में ही उनका कॅनव्हास मिल गया. या भल्या थोरल्या खडकावरती मनसोक्त चित्र काढता येणार होती. इस पत्थर पे हम लोग ड्राइंग निकाल सकते हैं, ऐसा उनको समझ में आ गया. हम निकाल सकते हैं. पण काढणार, कशानं काढणार? तोही मार्ग सापडला. त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरूम असतो. शिवाय पिवळट रंगाचे दगडही सापडतात. ते दगड आपटले की त्यांची पिवळी-पिवळी फक्की पडते. फक्की म्हणजे काय? पाउडर जैसा. जैसे हमारी पाउडर होती है ना पीठ, जो आटा होता है मम्मी जैसे चपाती वगैरह बनाती, रोटी बनाती, ऐसे आटे जैसी वो पाउडर बन जाती थी. हवं तसं पाणी घातलं की पिवळा रंग तैयार. मतलब इन बच्चों को अभी ड्राइंग निकालना था, तो हम क्या करना है, तो उनके यहाँ पे जो गाँव था, गाँव की जो मिट्टी थी वो तांबूस यानी ब्राउन कलर की थी थोड़ी-सी और पीले-पीले पत्थर वहाँ पे मिलते थे. वो पत्थरों को फोड़ा तो उसकी पाउडर बना के येलो कलर तैयार हो जाता था. पिवळा रंग उसमें पानी डाल के येलो कलर ये लोग बना लेते थे. मुरमाचा खडा ओला करून घेतला की खडकावरती चित्र रेखाटणं सुरू झालं और जो मिट्टी के ऐसे पत्थर आते थे, मुरुम का खड़ा, उसको चॉक के जैसे गीला करके उसके साथ जो वो पत्थर पे ड्राइंग निकालते थे. काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं. जब भी उनको पता चल गया कि इस तरह से ये हम मुरुम के साथ पत्थर पे ड्राइंग निकाल सकते, तो उन्हें बहुत खुशी होगी. कैसे हम लोग कितना ड्रॉइंग निकाले और कितना नहीं ऐसे उनको हो गया था. गुडघ्यावर टेकून रेषा काढण्यात दंग व्हायचो. रेषा काढीत हातभर पुढे सरकल्यावरती मागे वळून पाहावं, तर रेषा वाळून लाल जर्द झालेल्या असायच्या. आणखीन सुरसुरी यायची. तापलेल्या खडकावरती टेकून-टेकून गुडघ्याची साल्ट गेलेली लक्षातच यायची नाहीत. मग उभ्या खडकावरती चित्र काढणं सुरू झालं. मतलब जब भी उनको पता चला कि हम अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं, तो पत्थर से वो रेशा निकालना है, लाइन मारना और वो लाइन सूखने के बाद लाल यानी कि डार्क रेड कलर की हो जाती थी. वो देख के उनको सुरसुरी यानी कि और उत्साह आता था कि और हम कुछ ना कुछ अलग निकालें. वो निकालने में वो इतने मग्न हो जाते थे कि पत्थर के ऊपर घुटने टेक के बैठते थे और फिर ड्राइंग निकालते थे ना, तो उनके घुटनों वो पत्थर में गर्मी की वजह से घुटनों की अ, चमड़ी निकल जाती थी, उनको लगता था, फिर भी उनका ध्यान नहीं जाता था क्योंकि उनका फेवरेट, उनका पसंदीदा काम उनको करने को मिल गया था. इस खुशी में उनको जो दुःख दर्द हो रहा था, वो भी वो भूल गए थे. आता काही दिवसांनी वाटायला लागलं, की यात रंग भरावेत. पण ते कुठून आणणार? त्या दिवसात काटेसावर फुलते, लाल भडक होते. तिच्यात फुलातले पराग पाण्यात चुरकळले, की जांभळा रंग मिळतो. शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात. काही पानांचा हिरवा रंग केला. मतलब अभी ड्राइंग तो हम लोग निकालने लग गए, पर अब इसको कलर किया तो और अच्छा दिखेगा ऐसा उनको लगने लग गया. तो कलर कहाँ से लाएंगे? पीला येलो कलर तो उन लोगों ने पहले से बना हुआ था. ये लेखक का जो गाँव था वहाँ पे काटे सावर नाम का एक झाड़ था. उस झाड़ को फूल आते थे, लाल कलर के फूल आते थे और फूलातले परागकण फूलों में ऐसे लंबी डंडी होती है, उसके आगे से छोटी-छोटी व्हाइट ऐसे बिंदु होती है ना ऐसे गोले-गोले होते हैं, तो उसको परागकण बोलते हैं. उन परागकणों में हाथ को ऐसा मसला, चुरगड़ने यानी हाथ में मसलने के बाद जांभळा यानी कि पर्पल कलर उनको मिल जाता था. शेंद्री नाम का और एक झाड़ था, उसके भी जो बीज थे उनमें से उनको भगवा यानी कि सैफ्रॉन कलर मिल गया और झाड़ की पत्तियों को तो मसलने से हरा कलर उनको मिलता ही था और जो चूना होता है, चूना का उन्होंने व्हाइट कलर बना लिया. कुंकवाचा लाल रंग, जो हमारे पूजा घर में मम्मी, दादी वो लोग यूज़ करते हैं ना रेड कलर का कुंकू, वो उन्होंने रेड कलर के लिए बना लिया और उन्होंने फर्स्ट टाइम में जो दगड़ की पाउडर बना के येलो कलर बनाया हुआ था, यानी कि ड्राइंग भी निकालने लग गए, कलर भी उनको मिल गए. पर अभी कलर के लिए ब्रश चाहिए क्योंकि ब्रश के सिवा तो कलरिंग नहीं कर सकते. तो इसके लिए भी उन्होंने दिमाग लगाया. बांबूची कोवळी काडी घेऊन पुढचं टोक ठेचलं की त्याचा ब्रश व्हायचा. बांबू का जो झाड़ होता है उसकी हरे कलर की यानी कि जो नरम काड़ी होती है उसको लेके उसको पत्थर से थोड़ा-सा ऐसा खींचा, मतलब ये तो उसका ब्रश जैसा हो जाता है. उस ब्रश से उन्होंने उनकी ड्राइंग में कलर भरना शुरू हो गया. तहान भूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो. नजर जाईल तिथपर्यंत चित्रच चित्र. थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा. नदी वाहायला लागायची. आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची. ये बच्चे दिन-रात तहान भूख हरपून म्हणजे भूख प्यास कुछ भी बिना लगे कामात मग्न होने. उनके काम में वो मग्न हो गए थे. मग्न होने की मतलब कुछ भी उनको याद नहीं आता था. सिर्फ ड्राइंग करना है, कलरिंग करना है, यही उनका था. जितपर्यंत नजर जाए यानी नदी के जितने पत्थर थे सब पे उन्होंने ड्राइंग ड्राइंग करके रखा था. पर मैंने क्या बोला वैशाख महीना आता है अप्रैल मई के टाइम में.
अभी उसके बाद जून महीना आता है तो बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के दिनों में नदी का पानी बढ़ जाता था। नदी का पानी बढ़ने की वजह से वो नदी का पानी इन पत्थरों पे आता था और सारी पत्थरों की ड्रॉइंग मिट जाती थी. नदीच्या पोटात गडप व्हायची यानी की नदी के पेट में चले जाते थे सारे कलर यानी वो मिट जाती थी. हं. मी जे काही सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे. निसर्ग किती परीने आपल्याला देत असतो हे लक्षात येईल. मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधनं नाहीत म्हणून अडून बसण्यात कारण नाही. तुमची इच्छा तीव्र असतील तर साधनाशिवाय ही साधना करता येते. देखो बच्चों बहुत गहरी बात कही है लेखक ने इसमें. उन्होंने जो कही कहा है वो व्यक्तिगत है. अभी सब लोगों को तो ड्राइंग करना पसंद नहीं होगा. पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि नेचर यानी निसर्ग जो है उसकी तरफ से हमें बहुत कुछ देता रहता है और वो बातें हमारे ध्यान में नहीं आती. वो हमने ध्यान में लेनी चाहिए. इतने इतना ही उनको बोलना है. वो क्या बोल रहे हैं साधनं नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही. तुमच्या तीव्र इच्छा असतील त्या साधनांशिवाय ही साधना करता येते. मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा बोल के हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते. अगर हमें मेरे पास अच्छे तरह के अभी समझो अगर बोलते लेखक अगर बोलते कि मेरे पास तो कैनवस नहीं है, ब्रश नहीं है, कलर नहीं है, तो वो चित्रकार बन सकते थे क्या? नहीं. उन्होंने ढूंढा. जो उनके पास नहीं है वो कहाँ से मिल सकता है ये उन्होंने ढूंढा. तुमची इच्छा मतलब तुम्हारे मन की जो इच्छा है वो अगर तीव्र यानी कि बहुत मन से कुछ करने की अगर तुम्हारी इच्छा होती है, तो आपके पास कुछ भी सामान नहीं हुआ, तो भी आप कर सकते हो और आपने एक बार मन में करने की ठान ली, तो आपको उसका आगे उसका रास्ता मिलता जाता है. इसका छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कोरोना की वजह से लॉकडाउन में हम लोग सब अपने घरों में फँसे हुए हैं, बराबर है ना? अब 3 महीने होते आए कि हम लोग घरों में हैं. आप लोगों को भी ग्राउंड पे जाके आप खेल नहीं सकते हो. आप घर में बोर हो रहे हो. तो आप लोगों ने भी घर में बैठे-बैठे हम लोग क्या खेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ तो ढूँढा ही होगा। घर में बैठने वाले कुछ गेम ढूँढे होंगे। अभी देखो आपके स्कूल वालों को आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों के घर पे रह के उनकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। पर बच्चे तो स्कूल में आ नहीं सकते हैं, पढ़ाई कैसे करेंगे? तो फिर स्कूल वालों ने भी एक रास्ता ढूँढा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कराएँगे। मतलब क्या? कि जब भी सबकी किसी न किसी की कुछ न कुछ करने की इच्छा तीव्र होती है, तो उसके ऊपर हमें अपने आप रास्ता दिखता जाता है और यही हमारे जीवन में महत्व है. आपकी सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, आपको रास्ता जरूर मिलेगा. आता हेच पहा, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा, पण नदी वाहतच असायची. आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महिना उजाडायचा. तोवर काय करायचं? अभी देखो, मैंने बोला ना बारिश के दिन होते थे. श्रावण महीना जो आता है जिसमें 15 अगस्त आता है. हम लोग जो दही हंडी फोड़ते हैं कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं श्रावण महीने में बनाते हैं. तो इस श्रावण महीने में बारिश थोड़ी कम हो जाती थी पर नदी का पानी कम नहीं होता था और इन लोगों का जो कैनवस था यानी जो पत्थर थे वो इन लोगों को ड्राइंग के लिए नहीं मिलते थे. वो मिलने के लिए चैत्र महीना यानी कि मार्च अप्रैल महीना आना ही पड़ता था. फिर तब तक क्या करेंगे? बच्चों का ड्राइंग करना बंद हो गया था. तो कुछ ना कुछ तो करेंगे. ऐसे तो खाली बैठ नहीं सकते छोटे बच्चे. त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला. लाल भडक मऊशार माती हाताला लोण्यासारखी वाटायची. फिर इन लोगों क्या चलो अब ड्राइंग बंद है तो मिट्टी से खेलने लगे. मिट्टी में हाथ डालते ही उनको मिट्टी कैसी लगती थी? लाल भड़क मिट्टी थी उनके गाँव की. मऊ जिसे लोनी बटर कैसा एकदम मुलायम-मुलायम होता है, ऐसे मुलायम-मुलायम उनको वो मिट्टी लगती थी. फिर उन्होंने सोचा की अभी इसकी मूर्ती बनाएगी. मूर्ती कराव्यात असं ठरलं. अभी मिट्टी है तो मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे ऐसा उन लोगों ने एक तय कर लिया. पण हा मातीचा खेळही लपून-छपून करावा लागे. कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला नाहीतर गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा. अभी अगर बच्चे मिट्टी में खेलेंगे तो पेरेंट्स तो चिल्लाएंगे ना, इसलिए उनको ये मिट्टी का खेल भी पेरेंट्स से छुप के करना पड़ता था. तो कहाँ पे करते थे? गाँव में हर एक घर के पीछे गोठा, गोठा यानी कि जिसमें हम गाय, भैंस, बकरी ऐसे बांध के रखते हैं. उनका रहने का जो घर होता है गोठा, तो उस गोठे में जाके या फिर उनके गाँव के मंदिर के पास बकुड़ी का फूलों का एक झाड़ होता है. उस झाड़ के नीचे ये लोग इनका ये उद्योग मतलब उनका एक काम धंदा वो चालू कर देते थे मिट्टी से मूर्ति बनाने का. मूर्ती करून वाळत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तडे जाऊन त्या ढासळायच्या आणि हिरमोड व्हायचा. ये लोग मिट्टी से मूर्ति तो बनाते थे. जब उनको सूखने रखते थे तो सूखने के बाद मिट्टी क्या है वो ढासळने यानी कि टूट जाती थी. क्या होता था? मिट्टी टूट जाती, मिट्टी ऐसे एकदम से बंध के नहीं रहती थी. तो फिर ये लोग ना हिरमोड व्हायचे यानी नाराज हो जाते थे. हिरमोड होने नाराज कि यार हमने बनाई हुई मूर्ति तो टूट गई. पर बच्चे तो ये
बहुत होशियार थे. इन्होंने इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ उपाय ढूंढने गए ऐसा करके त्यावरही काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा. होता. विचार करता लक्षात आलं, की गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ते वाळल्यावरही राहतं. त्याला तडे जात नाही. अभी देखो ये बच्चों ने क्या आइडिया ढूँढी थी, ये मैंने बोला ना गोठा, गोठा में ये लोग ये काम करते थे। गोठा में क्या होती थी गाय, भैंस वगैरह रहते थे। तो गाय का वगैरह जो गोबर था, शेण गोबर जो था, तो वो सूखने के बाद भी वैसा ही रहता था। उसको तड़े यानी कि क्रैक्स नहीं जाते थे। तो बच्चों के ध्यान में ये बात आ गई थी। तो उन्होंने क्या किया, आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं. आता मूर्ती थोड्या टिकायला लागल्या. तरी जास्त दिवस झाल्यावर बारीक-बारीक तडे जाऊन ढलप्या पडायच्या आणि पुन्हा विचार सुरू. फिर उन्होंने क्या किया, वो शेन यानी कि वो गोबर मिट्टी में मिक्स किया और उसकी मूर्ति बनाई. अभी ये मूर्ति तो थोड़े दिन टिकती थी, पर ज़्यादा नहीं. उसको भी बाद में क्रैक जाते थे और फिर से उसकी भी ढलप्या यानी कि वो निकल जाती थी, वो मिट्टी भी खराब हो जाती थी. आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा. माधू आयते कपडे विकायला यायचा. सगळा डोंगर भाग फक्त पायवाटा. ये भी इनके गाँव में आठवडी बाजार यानी कि हफ्ते में 1 बार मार्केट. जैसे हम लोग जाते हैं हमारे शहरों में तो हर रोज मार्केट होता है पर गाँव में हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन दिया होता है. कहीं पे मंडे होता है, कहीं पे वेडनेसडे होता है. उसी दिन मार्केट भरता था. तो इन लोगों के गाँव में भी माधु नाम का एक आदमी आता था. आयते यानी कि रेडीमेड कपड़े बेचने आता था. और सब वहाँ पे सब पहाड़ी भाग था, डोंगर भाग था ना, तो गाड़ियाँ नहीं आती थी, पायवाटा यानी सिर्फ पैदल से चलने का वाला रास्ता था। तो वो अपना जो सामान था सब घोड़े पे लेके आता था, किसके घोड़े के ऊपर लेके आता था. तो आपला माल घोड्यावर लादून आणायचा. नांदरुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची. तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा. जब ये महादू गाँव में आता था, तो वो अपने घोड़े पे को माल उतारने के मार्केट में जाने के बाद वो नांदरुकी नाम का एक पीपल का झाड़ आप लोगों ने देखा है, उस टाइप में नांदरुकी नाम का एक झाड़ होता है. उसकी दाट सावली यानी उसकी छाया जो होती है वो बहुत गहरी होती है, आराम से वहां पे धूप नहीं लगती उसके नीचे. तो ऐसे झाड़ के नीचे वो अपने घोड़े को बांध के रखता था और ये बच्चे वहां खेलते रहते थे. आम्हाला घोड्याची लीद दिसली. लीद म्हणजे घोड्याचं शेण. जो जैसे गाय का गोबर होता है ना वैसे घोड़े का जो गोबर होता है उसको क्या बोलते हैं, लीद. त्यात बरेचसे धागे धागे दिसत होते. देखो बच्चों ने उसको भी ढूंढ लिया कि ये लीद में ऐसे धागे धागे जैसा कुछ दिख रहा है. और इन लोगों ने सोचा कि धागा जो होता है वो माटी को बांध के रखेगा, घट्टपना मतलब जैसे जॉइंट उसका मजबूत हो जाएगा, ऐसा उनको लगा. फिर असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला. फिर इन्होंने क्या किया, माती में वो घोड़े की लीद, वो घोड़े का गोबर मिक्स कर दिया और मूर्तियां बनाई. आता आमच्या मूर्तीला बिल्कुल तडे जात नव्हते. अभी बच्चों की मूर्ति उनकी आइडिया सफल हो गई. उनकी मूर्तियों को बिल्कुल क्रैक नहीं जा रहे थे. केवढा आनंद झाला मला हे शब्दात सांगता येणार नाही. लेखक बोल रहा है कि उस टाइम में कितनी खुशी जो हमें चाहिए वो हमें पा लिया, हम लोगों को मिल गया. उस टाइम में उसको कितनी खुशी हुई है, वो खुशी वर्ड्स में वो बयान नहीं कर सकते थे. जैसे आपको भी जो आपको चाहिए वो अगर हम मिल जाता है तो हम फटाफट बोल नहीं सकते, हमें भी कोई शब्द सूझते नहीं उस टाइम में. मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला. त्याला हवं ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचा. जब भी ये हाई स्कूल में थे लेखक तब उन्होंने आर्किमिडीज जो एक साइंटिस्ट है उनका लेसन पढ़ा था कि आर्किमिडीज को जो चाहिए वो पाने के लिए वो छोटी-छोटी कोई भी चीजें जी थी उनमें से वो ढूंढता रहता था. मुझे इसमें कुछ मिलेगा, उसमें कुछ मिलेगा. आणि ते सापडल्यावर तो न्हाणी घरातून युरेका, युरेका करत धावत सुटला. और जब उसको वो मिल गया न्हाणी घर यानी कि बाथरूम, जहाँ पे लोग नहाते हैं, नहाने घर. तो वहाँ पे से वो बाथरूम में से चिल्लाता-चिल्लाता यूरेका, यूरेका यानी मुझे कुछ मिल गया, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया और वो भागता रहता. तो यही बात लेखक के ध्यान में थी. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं, की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता, जेव्हा मूर्तींना तडे जाण्याचं थांबलं होतं. तभी उसको पता चला कि मुझे भी ऐसी खुशी हो गई थी जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और मैंने मूर्ति बनाई और मूर्ति को क्रैक जाना बंद हो गया था. मूर्ति अच्छे से दिखने लग गई थी. आपल्यापुरता का होईना पण एक शोध लावला होता. एक मतलब एक शोध छोटे बच्चों का था, वो छोटे बच्चे थे पर उन्होंने ये ढूँढ लिया था कि मूर्ति को क्रैक न जाने के लिए घोड़े की लीद उसमें मिक्स कर ली तो वो अच्छी तरह से टिकती है. ये उन लोगों ने उनके लिए एक्सपेरिमेंट किया था. ये नया उन्होंने आविष्कार किया था. नई चीज उन्होंने ढूंढी थी. मुलांनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन, की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे. त्याला कायम जागता ठेवा. तुमचं आभाळ कायम आनंदाने भरलं ठेवा. लास्ट में हमें लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा इतना सांगेन, हर एक बच्चों में आर्किमिडीज होता है. हर एक बच्चों में कुछ ना कुछ नया ढूंढने की ताकत होती है. सिर्फ हमें वो ढूंढना है. हमारे अंदर की शक्ति को हमें पहचानना है.
तुमचं आभाळ कायम अगर कायम आनंदाने भरलेलं राहील. मतलब क्या? कि अगर हम लोग ये करने लगे, हमने अपने अंदर की जो शक्ति है, वो अगर हमने ढूँढी, तो हमें हमेशा हम खुशियों से भरे रहेगी, हमेशा खुशियों से हमारी ज़िंदगी भरी रहेगी। तो बच्चों आपको लेसन समझ में आ गया? हुँ। अभी ये लेसन के अंदर के जो शब्दार्थ है, उसके बाद में जो प्रश्न उत्तर है, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन जो मैं कल की वीडियो में करूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर के नीचे के जो प्रश्न उत्तर है, वो हम अगले वीडियो में, कल की वीडियो में डालेंगे। तब तक आप लेसन को ठीक तरह से पढ़ लो। कुछ ऐसे वर्ड्स है, नए वर्ड्स मैंने नीचे दिए हुए, वीडियो के नीचे दिए हुए हैं, जो नए वर्ड्स है, उनको भी आप अच्छे से पढ़ लो। और आपको अगर मेरा ये पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपको कुछ भी शंका हो, इसमें अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपकी आंसर ज़रूर दूँगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों, आज 8th स्टैंडर्ड का वीडियो है। मैं 1st से 10th स्टैंडर्ड तक मराठी के सब लेसन पढ़ाने वाली हूँ। तो आपके कोई फ्रेंड्स हो, तो उनको भी ये चैनल के बारे में बताओ और उनको भी सब्सक्राइब करने को लगाओ। अगर आपने सब्सक्राइब किया और बेल आइकन पे क्लिक किया, तो जैसे-जैसे मेरे नए वीडियो आते जाएँगे, तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा, आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा कहीं जाके। ओके बच्चों, गुड बाय।